हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 10 हेलोजन डेरिवेटिव का पार्ट 6। अगर अभी तक आपने पार्ट 5 विजिट नहीं किया हो तो इस कार्ड पर क्लिक करके पार्ट 5 विजिट कर सकते हैं। पार्ट 6 में अपन स्टार्ट करने वाले हैं हेलो एरीन। हेलो एरीन वो कंपाउंड होता है जिसमें हेलोजन एटम जो होते हैं वो एरोमेटिक रिंग के कार्बन से क्या होते हैं, जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है, तो इनको AR X से या ऐसे बेंजीन रिंग बनाकर ऊपर X से भी डिनोट कर सकते हैं। जैसे अगर बेंजीन के ऊपर क्लोरीन जुड़ा है तो इसको क्या कहेंगे, क्लोरोबेंजीन। ब्रोमीन जुड़ा है तो ब्रोमोबेंजीन। आयोडीन जुड़ा है तो आयोडोबेंजीन। देखो, अगर बेंजीन रिंग के ऊपर CH3 ऐड हो रखा हो तो इसे कहते हैं टोलुइन। क्या कहते हैं, टोलुइन। और अगर ऐसे कंपाउंड पे Cl जुड़ा हो तो फिर इसे क्या कहेंगे, क्लोरोटोलुइन। क्या कहेंगे, क्लोरोटोलुइन। अब क्लोरो ग्रुप या क्लोरीन ग्रुप यहां पे भी जुड़ सकता है, यहां पे भी, और इसके सामने भी आ सकता है। शायद आपको पता हो, नहीं हो तो मैं बता देता हूं। बेंजीन रिंग पे अगर पहले से कोई एक ग्रुप जुड़ा हुआ हो, जैसे कि यहाँ CH3 जुड़ा हुआ है, तो इसकी जो एडजेसेंट पोजीशन होती है, इधर वाली और इधर वाली, ये कहलाती है ऑर्थो। इसके जस्ट सामने वाली पोजीशन जो होती है उसे कहते हैं पैरा। जो बच जाती है उसको अपन क्या कहते हैं, मेटा। तो ये टोलुइन के रेस्पेक्ट में ये कौन सी पोजीशन पे, ऑर्थो, और इसमें कहां पर है, पैरा पे। तो ये ऑर्थो क्लोरोटोलुइन और ये पैरा क्लोरोटोलुइन। कोई प्रॉब्लम नहीं। सीधे मूव करते हैं प्रिपरेशन मेथड पे। तो देखो, हेलोजन के ये हेलो एरीन के प्रिपरेशन मेथड में जो सबसे पहला स्टेप है उसे कहते हैं हेलोजिनेशन। एकदम सिंपल सा है। हेलोजिनेशन बोले तो अपन को क्या करना है, बेंजीन लेना है और उसका हेलोजिनेशन करवा देना है। तो बेंजीन लिया, उसकी रिएक्शन कराई क्लोरीन से। अब देखो यहां पर एक प्रॉब्लम है। क्लोरीन जो होता है वो जनरली Cl माइनस बनाता है, Cl डॉट बनाता है, बोले तो Cl फ्री रेडिकल बनाता है। और बेंजीन जो होता है उस पे 3 डबल बॉन्ड होते हैं। इसको अच्छे से समझिए, आगे भी काम आएगा आपके। बेंजीन जनरली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है। उसमें 3 डबल बॉन्ड होने के बाद में भी वो एडिशन रिएक्शन शो नहीं करता। क्यों नहीं करता, क्योंकि अगर एक भी डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाए तो बेंजीन की एरोमेटिसिटी चली जाती है। बेंजीन में वो अल्टरनेट में 3 डबल बॉन्ड होते हैं, वो बेंजीन चाहता है कि वो बने रहे। और यही वजह है कि वो क्या करता है, जनरली ऐसी रिएक्शन शो करते हैं बेंजीन। और जिन कंपाउंड में बेंजीन रिंग होती है वो जनरली, हालांकि दूसरी रिएक्शनें होती है लेकिन उसकी वो होती है ना कि एक रिएक्शन जो बड़े आसानी से हो जाती है, वो कौन सी होती है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। जिसमें क्या करता है, बेंजीन रिंग में हर कार्बन पे एक हाइड्रोजन होता है। उस हाइड्रोजन को वो क्या करेगा, किसी इलेक्ट्रोफाइल से क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा। कोई प्रॉब्लम नहीं इस चीज में। और क्योंकि बेंजीन पे 3 डबल बॉन्ड होते हैं, बोले तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, इसलिए वो बाहर से जो चीज आएगी वो इलेक्ट्रोफाइल को अट्रैक्ट करेगी। तो बेंजीन और बेंजीन रिंग वाले कंपाउंड जनरली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं। लेकिन क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये सब इलेक्ट्रोफाइल तो बनाते ही नहीं। तो क्या करेंगे कि ये जो रिएक्शन है वो अपन लुईस एसिड की प्रेजेंस में कराएंगे, जैसे AlCl3 और ये सब। अब ये जो होते हैं AlCl3 जो होगा वो क्लोरीन से रिएक्ट करेगा और क्लोरीन से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा और क्या जनरेट करेगा, Cl+, बोले तो इलेक्ट्रोफाइल बनाएगा। तो ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होगी, लुईस एसिड की प्रेजेंस में होगी, जिसका फंक्शन क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल बनाना। अब बाकी एकदम सिंपल सा है। अगर मैं Cl2 से रिएक्शन करूं तो एक Cl यहां से एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर देगा HCl के फॉर्म में और दूसरा Cl यहां जुड़ जाएगा। अगर Br2 से कर रहा हूं तो Br जुड़ जाएगा। अगर मैं टोलुइन लेता और Cl2 से कराता तो वो Cl या तो इसकी ऑर्थो पोजीशन के हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता या पैरा पोजीशन की। एकदम सिंपल सा। तो क्लोरीन और ब्रोमीन वाले कंपाउंड तो डायरेक्टली बन गए। अब फ्लोरीन वाले कंपाउंड बनाने हो, वो तो फ्लोरोबेंजीन बनाने हो, तो उसके लिए मुझे F2 से रिएक्शन करानी पड़ेगी। क्या करानी पड़ेगी, F2 से। और F2 बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होता है। यही वजह है कि रिएक्शन क्या हो जाएगी, एक्सट्रीमली वायलेंट हो जाएगी। और ये वजह है कि अपन इस तरीके से फ्लोरोबेंजीन नहीं बनाते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आयोडोबेंजीन का क्या है, तो देखो अगर मैं इसी तरीके से बेंजीन की रिएक्शन आयोडीन से कराऊं तो क्या बनेगा, आयोडोबेंजीन बनेगा। जैसे यहाँ HCl और HBr बन रहा है, वहां क्या बनेगा, HI। लेकिन HI जो है वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है और इससे क्या प्रॉब्लम है, ये वापस पीछे की तरफ चली जाएगी रिएक्शन। तो अगर मैं चाहता हूं कि आयोडोबेंजीन बन जाए और ये रिएक्शन ऐसे ही रह जाए तो मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि HI को यहां से हटा दूं, क्योंकि अगर HI रहा तो ये रिएक्शन पीछे की तरफ वापस चली जाएगी, बैक साइड में।
इसीलिए ये रिएक्शन जो होती है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में करवाई जाती है, क्योंकि ये खुद कैसा है, रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये रिएक्शन जो होती है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे HNO3, HiO3 इनकी प्रेजेंस में करवाई जाती है। वो HI से रिएक्ट करके उसे आयोडीन में कन्वर्ट कर देता है, और अगर आयोडीन बनेगा तो रिएक्शन इसी साइड में चलती रहेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसकी मैकेनिज्म क्या होती है, तो पहले ही अपन डिस्कस कर चुके हैं कि ये क्या है, एक तरह की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। कौन सी है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब ये किसकी प्रेजेंस में करवाई जाती है, लुईस एसिड की प्रेजेंस में। और लुईस एसिड एल बोले तो लुईस एसिड का फंक्शन क्या है, इलेक्ट्रोफाइल बनाना, किससे, हैलोजन। जैसे देखो AlCl3 अपन ने यहां लिया था, ये मान लो Cl2 लेते हैं, तो Cl2 से रिएक्शन करेगा और एक Cl और उसके इलेक्ट्रॉन दोनों को क्या करेगा, अपनी तरफ खींच लेगा। ठीक है, देखो Cl2 में ऐसे होगा ना, ये एक इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन, तो ये एक दोनों इलेक्ट्रॉन और Cl को कहां खींच लेगा, अपनी तरफ। तो ये Cl तो कहलाएगा माइनस और ये Cl क्या कहलाएगा, प्लस। तो ये Cl माइनस AlCl3 पे जुड़ेगा तो क्या बनेगा, AlCl4 माइनस, और पीछे क्या जनरेट हो गया, Cl प्लस। और ये Cl प्लस किसका काम करेगा, इलेक्ट्रोफाइल। क्यों, क्योंकि प्लस चार्ज वाली स्पीसीज क्या होती है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होती है, और वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगी। और कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आसानी से बेंजीन रिंग की तरफ अट्रैक्ट हो सकती है, क्योंकि वहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है, तो इस तरफ अट्रैक्ट होगी। और कोई भी एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करने के लिए, जिस हाइड्रोजन को रिप्लेस करना है पहले उसके साथ जाके जुड़ जाएगा। ये Cl प्लस यहाँ पे जाके जुड़ गया। अब जैसे ही यहां जुड़ेगा, सपोज करो यहां जुड़ता है, तो इस वाले कार्बन की वैलेंसी 5 हो रही है। देखो पहले से ही 1, 2, 3 और 4 तो पहले से ही थी, एक क्लोरीन और आ जाएगा, 5 हो जाएगी। यही वजह है कि ये डबल बॉन्ड हट जाएगा। ठीक है, एक डबल बॉन्ड हट जाएगा। सपोज करते हैं कि यह वाला डबल बॉन्ड हट गया। ठीक है, अब देखो ये वाला ऐसा मत सोचना कि ये तो डबल बॉन्ड, बेंजीन रिंग में डबल बॉन्ड इस तरीके से भी बना सकते हैं। इसको आप उल्टा बना लो, कंफ्यूज हो जाओगे। इसको अपन ऐसे बना लेते हैं कि एक डबल बॉन्ड यहाँ था, एक यहाँ था और एक यहाँ था। तो जैसे ही यहाँ पे जुड़ेगा ये डबल बॉन्ड हट जाएगा, और ये डबल बॉन्ड हट जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। अब इस प्लस चार्ज को हटाने के लिए यहां से डबल बॉन्ड यहां चला जाएगा, तो यहां पे आ जाएगा, लेकिन प्लस चार्ज फिर यहां पे आ जाएगा। इस प्लस चार्ज को हटाने के लिए यहां से ये इलेक्ट्रॉन यहां मूव कर जाएंगे, तो प्लस चार्ज यहां आ जाएगा। बोले तो ये 3 रिजोनेटिक स्ट्रक्चर बन जाएंगे, और इनको तीनों को मैं एक साथ कुछ इस तरीके से शो कर सकता हूं कि यहाँ पे नीचे वाले पार्ट में क्या हो रहे हैं, ये डबल बॉन्ड क्या हो रहे हैं, मूव कर रहे हैं। ठीक है, और प्लस चार्ज कर रहे हैं। ये इंटरमीडिएट बना। ये इंटरमीडिएट जो हैगा वो AlCl4 माइनस से रिएक्ट करेगा, और जब करेगा तो हाइड्रोजन यहां से क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, लेकिन कोई इलेक्ट्रॉन लेके नहीं निकलेगा, बोले तो H प्लस के फॉर्म में निकलेगा। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है वापस यहां आ जाएंगे, और वापस क्या बन जाएगा, बेंजीन। साथ में ये देखो ऊपर क्या लगा हुआ था, अपने क्लोरीन लगा हुआ था, तो ये ऊपर क्या लग जाएगा, क्लोरीन लग जाएगा। ठीक है, और ये AlCl4 का एक Cl और HCl बन जाएगा, और AlCl3 वापस जनरेट हो जाएगा। इस तरीके से अपनी कौन सी रिएक्शन होती है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें हैलोजन जो होता है वो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करता है, और ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करने का काम कौन करवाता है, लुईस एसिड करवाता है। कभी कभी साइड चेन हैलोजिनेशन भी होता है, जैसे कि मान लो ये टोलुइन था और इसकी रिएक्शन में Cl2 से करो, तो साइड चेन अगर हेलोजिनेशन होगा तो क्या होगा, यहां से एक हाइड्रोजन जो होगा वो क्लोरीन के साथ में HCl के फॉर्म में निकल जाएगा। ठीक है, और दूसरा क्लोरीन इसकी जगह आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, CH2Cl, बोले तो बेंजाइल क्लोराइड बन जाएगा। अगर क्लोरीन का एक्सेस लिया जाए तो एक एक करके सारे हाइड्रोजन निकल सकते हैं। यहाँ 3 हाइड्रोजन है तो तीनों ही हाइड्रोजन निकल सकते हैं, उनकी जगह 3 क्लोरीन आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, CCl3 बन जाएगा ऊपर। ठीक है, यहाँ पर बेंजीन रिंग पे। तो इस तरीके से साइड हेलोजिनेशन हो जाएगा, और ये किसकी प्रेजेंस में हो सकता है, लाइट की प्रेजेंस में हो सकता है। ठीक है, अपने काम की ये चीज है। अपन को हेलोएरीन बनानी थी, ये हेलोएरीन इस वाले तरीके से बनती है। ठीक है, तो हेलोएरीन बनाने के लिए बेंजीन की रिएक्शन हेलोजन से करवानी है, लुईस एसिड की प्रेजेंस में, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये आप नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपन लेते हैं प्रिपरेशन मेथड फ्रॉम एनिलीन से। तो देखो एनिलीन क्या होता है, अगर बेंजीन रिंग के ऊपर NH2 ग्रुप जुड़ा हुआ रहे तो इसे अपन क्या कहते हैं, एनिलीन कहते हैं। क्या कहते हैं, एनिलीन। अब मेरी बात जो है वो आप ध्यान से सुनना, एनिलीन से डायरेक्टली हेलोएरीन नहीं बनती। पहले एनिलीन को बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड में कन्वर्ट किया जाएगा, फिर बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शन से डिफरेंट टाइप ऑफ हेलोएरीन बनाता है।
कुछ बुक में तो ये हेडिंग ऐसे ही होती है कि प्रिपरेशन ऑफ हेलोएरिन फ्रॉम बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, वहां एनिलीन नहीं दे रखा होता। अपनी बुक में ऐसे है, तो पहले अपन क्या करेंगे, एनिलीन को कन्वर्ट करेंगे किसमें, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड में, और फिर बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से डिफरेंट टाइप ऑफ हेलोएरिन बनाएंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये अपने आप में एक रिएक्शन है एनिलीन का बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड में कन्वर्ट होना। ठीक है, तो देखो एनिलीन की रिएक्शन करवाते हैं नाइट्रस एसिड और HCl से। किससे करवा रहे हैं, नाइट्रस एसिड और HCl से। अब ये जो नाइट्रस एसिड है ये भी हाथों हाथ बनाया जाता है किससे, NaNO2 और HCl की रिएक्शन से। तो NaCl निकल जाता है और पीछे क्या बचता है, HNO2, जो यहां पर यूटिलाइज होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो ये नाइट्रस एसिड और HCl, यहां का हाइड्रोजन, यहां का हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन, ये कितने हो गए, 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल, सबको जिनको मैंने रेड से डिनोट किया है, ये 2H2O का मॉलिक्यूल बना देगा। ठीक है, पीछे देखो ये वाला एनिलीन का नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन और ये Cl, N ट्रिपल बॉन्ड NCl। अब N की तो 3 ही वैलेंसी होती है, या 4 है, इस पे प्लस आ जाएगा, इस पे माइनस चार्ज। ठीक है, तो N2Cl बन गया, क्या बन गया, N2Cl, और यही क्या कहलाएगा, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड कहलाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड अलग अलग टाइप ऑफ रिएक्शन से क्या बनाएगा, अलग अलग हेलोएरिन। सबसे पहले लेते हैं सैंड मेयर रिएक्शन। सैंड मेयर रिएक्शन में क्या होता है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन जो होती है वो क्यूप्रस क्लोराइड, क्यूप्रस ब्रोमाइड, जिससे भी करवानी हो, क्यूप्रस क्लोराइड लेंगे तो क्लोरोबेंजीन बन जाएगा, क्यूप्रस ब्रोमाइड लेंगे तो ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा। तो क्यूप्रस क्लोराइड और HCl से करवाते हैं। ऐसा करवाने पर यहाँ N2 ये निकल जाएगा और ये Cl जो होगा इस कॉपर के साथ चला जाएगा। अब वो साइड प्रोडक्ट कैसे बनता है उस पर अपन फोकस नहीं करेंगे। यहाँ क्यूप्रस के साथ में जो हैलाइड ले रखा है, जैसे यहाँ क्लोरीन ले रखा, वो क्लोरीन यहां पर आएगा। ठीक है, इसे आप रिएक्शन को ऐसे ना समझे कि N2 निकल गया और ये Cl यहां का यहां रह गया, नहीं, ऐसा नहीं हो रहा। ये Cl इसके साथ जाएगा। ठीक है, यहां जो हेलोजन लेंगे वो हेलोजन एटम यहां पर आएगा। ठीक है, और N2 निकल गया। अगर मैं यह बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन क्यूप्रस ब्रोमाइड से कराऊं तो देखो यहां पर क्या है, ब्रोमीन, तो ये Br यहां पर आ जाएगा। ठीक है, ये देखो इधर भी Cl था, तो ये Cl इसके साथ चला जाएगा। क्यूप्रस क्लोराइड और HCl की प्रेजेंस में करूं तो क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। क्यूप्रस ब्रोमाइड और HBr की प्रेजेंस में कराऊं तो ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन होती है यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है, हेलोजन एटम ऑफ क्यूप्रस हैलाइड। क्यूप्रस हैलाइड का जो हेलोजन एटम होगा वो बेंजीन रिंग पर आएगा। ठीक है, अब इसमें इसकी जो ईल्ड होती है, ठीक है, क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन की, वो थोड़ी कम होती है। इसको बढ़ाने के लिए इसी रिएक्शन में थोड़ा सा चेंजेस कर सकते हैं अपन। क्यूप्रस क्लोराइड के जगह कॉपर यूज करें और साथ में हाइड्रोजन हैलाइड यूज करें। अब यहाँ हाइड्रोजन ब्रोमाइड यूज कर सकते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड यूज कर सकते हैं। अगर हाइड्रोजन ब्रोमाइड यूज करेंगे तो यहाँ ब्रोमीन लग जाएगा, ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा। यहाँ पर अगर HCl यूज करेंगे तो यहाँ क्लोरीन लग जाएगा, क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। तो ये वाली रिएक्शन कहलाएगी गाटरमान रिएक्शन। देखो एक गाटरमान कोच रिएक्शन होती है वो अलग है, ये सिर्फ गाटरमान रिएक्शन है। इस गाटरमान रिएक्शन में क्या होता है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन कॉपर और हाइड्रोजन हैलाइड से कराई जाती है, और वो हाइड्रोजन हैलाइड HCl और HBr होने चाहिए। ठीक है, क्लोरीन और ब्रोमीन जो भी होगा उसके हिसाब से यहाँ पर क्लोरीन और ब्रोमीन आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, अब ये रिएक्शन अपनी होगी गाटरमान रिएक्शन, ये रिएक्शन होगी सैंड मेयर रिएक्शन, लेकिन दोनों में ही क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन ही बने। तो आयोडोबेंजीन और फ्लोरोबेंजीन का गए। तो देखो फ्लोरोबेंजीन अगर मुझे बनाना हो, ध्यान से सुनना, तो इसको बनाने के लिए आपकी बुक में नहीं है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन कराते हैं HbF4 से। किससे कराते हैं, HbF4 से। अगर इससे रिएक्शन कराएंगे तो फ्लोरोबेंजीन बना सकते हैं। और आयोडोबेंजीन कैसे बनाते हैं, आयोडोबेंजीन बनाने के लिए इसकी रिएक्शन कराते हैं Ki से, क्योंकि इनसे तो नहीं करवा रहे, इनसे नहीं करा रहे तो वो नेम रिएक्शन नहीं कहलाएगी, ये दूसरी रिएक्शन, हालांकि इससे प्रोडक्ट बन जाएगा। किससे रिएक्शन कराएंगे, Ki से। N2 होगा वो निकल जाएगा, K और KCl निकल जाएगा, ये आयोडीन आ जाएगा, क्या बन जाएगा, आयोडोबेंजीन बन जाएगा। ठीक है, यहां पर आप मेन प्रोडक्ट पे फोकस करें। ठीक है, नेक्स्ट है रासिंग प्रोसेस। देखो रासिंग प्रोसेस क्या होता है, बेंजीन जो होता है उसकी रिएक्शन HCl और ऑक्सीजन से करवाई जाती है। तो देखो बेंजीन रिंग का हाइड्रोजन या HCl का हाइड्रोजन और ये O H2O के फॉर्म में निकल गया, और जो Cl है वो यहां लग जाएगा। ठीक है, ये बन गया अपना क्लोरोबेंजीन, कोई प्रॉब्लम नहीं, नेम रिएक्शन है, याद रखें। नेक्स्ट है हुंस-डिकर रिएक्शन, अपन पहले कर चुके हैं। हुंस-डिकर रिएक्शन अपन ने क्या की थी, ऐसे करवाई थी RCOOAg,
और इसकी रिएक्शन कर रही थी Br2 से, तो Ag और एक Br निकल गया था, CO2 निकल गया था, R और Br बन गया था। सेम ऐसे कैसे, उस R की जगह अपन एरोमेटिक रिंग ले ली, एरो बेंजीन COOAg, ठीक है, और फिर Br2, तो AgBr निकल गया, एक Br यहां लग जाएगा और ये जो रेड कलर में COO निकला ये CO2 के फॉर्म निकल जाएगा। सेम की सेम रिएक्शन, वो की वो रिएक्शन R की जगह बेंजीन रिंग आ जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट है फिजिकल प्रॉपर्टी। तो कुछ खास क्वेश्चन नहीं है फिजिकल प्रॉपर्टी में यहाँ पर, तो मेनली ये लिखना है कि इनसॉल्यूबल है वाटर में, सॉल्यूबल है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। एक ऑर्डर है, शायद इस पे क्वेश्चन बन सके कि ऑर्डर अरेंज करो बॉइलिंग पॉइंट के बेसिस पे, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन। तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा आयोडोबेंजीन का, फिर ब्रोमो का, फिर क्लोरो का, फिर फ्लोरो का। अब ये अरेंजमेंट क्यों है, इसका कारण मैंने इनडायरेक्टली पहले के वीडियो में बता रखा है। जब हेलोजन डेरिवेटिव में एक बार और भी एक दो बार अपने बॉइलिंग पॉइंट का अरेंजमेंट आया, तो आप में से कौन इसका अरेंजमेंट अच्छे से पिक कर सकता है, जिसको भी पता चले कमेंट सेक्शन में लिखना, ठीक है। तो ये आप नोट कर लीजिए, फिर अपन करते हैं केमिकल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और लेते हैं नेचर ऑफ CX बॉन्ड इन हेलोएरीन। देखो ये वाला जो टॉपिक है इसको अच्छे से समझे, इसके बहुत सारे क्वेश्चन है और बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहले आप देखो कि वो क्वेश्चन कैसे कैसे पूछ सकते हैं, वो समझने से पहले आप इस टॉपिक को समझते हैं। तो देखो एराइल हैलाइड जो होता है, अब बच्चे सोचेंगे कि RX और ARX दोनों एक जैसे ही है, एक में R ग्रुप जुड़ा हुआ है, एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, एक में बेंजीन रिंग जुड़ी हुई है, तो सेम तरह की रिएक्शन होगी, नहीं ऐसा नहीं होगा। तो देखो RX वाला जो था एल्काइल हैलाइड जो था, उसमें ये बॉन्ड का क्लीवेज होता था और क्या बनता था, X माइनस निकल जाता था और उसकी जगह कोई बाहर से न्यूक्लियोफाइल आके जुड़ जाता था। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वो बड़े आसानी से शो कर सकता था, लेकिन यहां ऐसा नहीं होगा, तो उसको समझते हैं। देखो ये बेंजीन रिंग पे क्या जुड़ा हुआ है, क्लोरीन। क्लोरीन के पास कितने लॉन पेयर है, 3 लॉन पेयर। या क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जो भी हेलोजन एटम है सबके पास 3 लॉन पेयर होंगे। तो ये एक लॉन पेयर यहां पे आ जाएगा और यहां का ये बॉन्ड यहां मूव कर जाएगा, तो यहां आ गया डबल बॉन्ड, और यहां पर आ जाएगा क्या, ये 2 इलेक्ट्रॉन बाहर गए, तो यहां पे माइनस या 2 इलेक्ट्रॉन भी शो कर सकते हैं, ठीक है, माइनस लगा दो आप। और क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन दिया, इस पे प्लस चार्ज, यहां माइनस क्यों आया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लिया। अब ये माइनस चार्ज के 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर आ जाएंगे और ये वाला बाहर निकल जाएगा, तो यहां माइनस चार्ज और ये यहां पे बॉन्ड बन जाएगा। फिर ये वाला इधर आ जाएगा और ये वाला बाहर निकल जाएगा, ठीक है, रिजोनेंस बनाए होंगे आपने, ठीक है। तो इस तरीके से ये, और फिर लास्ट में ये वाला इधर आ जाएगा, वापस बॉन्ड ऊपर चला जाएगा और ये बन जाएंगे सारे रिजोनेटिक स्ट्रक्चर। अब इस रिजोनेटिक स्ट्रक्चर से हुआ क्या, तो वो ध्यान से देखो। इस रिजोनेटिक स्ट्रक्चर की वजह से CCl बॉन्ड, मतलब ये कार्बन और Cl का बॉन्ड, बोले तो कार्बन और हेलोजन का जो बॉन्ड था वो सिंगल बॉन्ड था, लेकिन इन रिजोनेटिक स्ट्रक्चर में से बहुत सारी रिजोनेटिक स्ट्रक्चर ऐसी है जिसमें डबल बॉन्ड है। इसका मतलब CCl बॉन्ड गेट्स पार्शियल डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड का नेचर आ जाता है। तो सिंगल बॉन्ड को तोड़ना आसान होता है डबल बॉन्ड के कंपेयर में, तो यहां डबल बॉन्ड आ गया तो उस वजह से उसको तोड़ना आसान नहीं होगा। एक और चीज होगी, डबल बॉन्ड आने की वजह से, ये पार्शियल डबल बॉन्ड आने की वजह से CCl बॉन्ड की अगर बॉन्ड लेंथ पूछे तो वो होनी तो 1.77 एंगस्ट्रम थी, लेकिन 1.60 एंगस्ट्रम होगी। बोले तो कम हो जाएगी, क्यों हो जाएगी, क्योंकि डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ सिंगल बॉन्ड के कंपेयर में कम होती है। अब ये डबल बॉन्ड जितनी कम तो नहीं होगी, लेकिन फिर भी सिंगल बॉन्ड जैसी भी नहीं रही, क्योंकि उसमें थोड़ा बहुत किसका प्रेजेंस आ गई है, डबल बॉन्ड का नेचर आ गई। तो पहला क्वेश्चन, इनडायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछा जाता है आपको। देखो एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन है कि क्लोरोबेंजीन में रिजोनेंस समझाओ, तो ये अपन रिजोनेंस समझाते हैं। हर साल एक ना एक क्वेश्चन ऐसा जरूर आता है जिसमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रिजोनेंस बनाना होता है, ठीक है। तो या तो अपन को ऐसे पूछ लेंगे कि क्लोरोबेंजीन में रिजोनेंस समझाओ, तो 5 स्ट्रक्चर बना देने। दूसरा अपन को क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि CCl बॉन्ड जो होता है उसका जो बॉन्ड लेंथ होती है वो सिंगल बॉन्ड के बॉन्ड लेंथ से कम क्यों होती है, मतलब CCl की सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ इतनी होती है उससे कम क्यों होती है। तो पहले अपन को ये रिजोनेंस बनाना है और फिर लिखना है कि इसकी वजह से CCl बॉन्ड कैसा हो रहा है, पार्शियल डबल बॉन्ड आ रहा है, बीच में आ रहा है ना, इनमें डबल बॉन्ड आ रहा है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। और इस डबल बॉन्ड की वजह से अब ये बॉन्ड तोड़ना मुश्किल है, और बॉन्ड तोड़ना मुश्किल है तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आसानी से नहीं होगी। तो अगर अपन को पूछे कि RX
और एराइल हैलाइड और एल्काइल हैलाइड में से कौन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आसानी से देता है? तो कौन सा देता है? एल्काइल हैलाइड आसानी से देगा, एराइल हैलाइड नहीं देगा। पूछे एराइल हैलाइड क्यों नहीं देगा, तो फिर भी अपन को ये रिजोनेटिक स्ट्रक्चर बनाने, फिर लिखना है कि सीसीएल बॉन्ड में डबल बॉन्ड आ जाएगा, पार्शियल डबल बॉन्ड आ जाएगा, इसकी वजह से अब उसे ब्रेक करना मुश्किल है, और जब तक एक्स निकलेगा नहीं तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी नहीं। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती है, अभी अपन देखेंगे, लेकिन इतनी आसानी से नहीं होगी। और ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बेंजीन रिंग, देखो यहां पर अब अपन नेचर को पढ़ रहे थे तो आगे के 2 पॉइंट करते हैं। यहाँ पे बेंजीन रिंग है, और मैंने पहले ही बताया था जब भी जिस कंपाउंड में भी बेंजीन रिंग होगी वो इलेक्ट्रोफाइल वाली रिएक्शनों को आसानी से करेगा, मतलब इलेक्ट्रोफाइल को आसानी से क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। और साथ में बेंजीन रिंग हमेशा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या करना चाहता है? शो करना चाहता है। तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बेंजीन रिंग इट्स शो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब Cl जो होता है वो प्लस आर इफेक्ट का होता है। अब ये क्या होता है? देखो 2 तरह के ग्रुप हो सकते हैं बेंजीन रिंग के ऊपर, एक प्लस आर और एक माइनस आर। प्लस आर जो होता है वो बेंजीन रिंग की तरफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करते हैं, मतलब अपनी तरफ से, ये देखो इलेक्ट्रॉन इसने इधर दिया था ना, ये प्लस आर कहलाएगा, और बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन ले लेते तो वो माइनस आर, इसे प्लस एम और उसे माइनस एम भी कहते हैं। ठीक है, तो इसका इफेक्ट कैसा था? प्लस आर था, इसने बेंजीन को इलेक्ट्रॉन दिया है, और इस इलेक्ट्रॉन देने की वजह से माइनस चार्ज कहां पर आया? देखो इसमें ऑर्थो पोजीशन में, इसमें पैरा पोजीशन में, इसमें ऑर्थो पोजीशन पे। तो मतलब ये इनडायरेक्टली क्या कर रहा है? ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेटा के कंपेयर में ज्यादा कर रहा है। तो जो बाहर से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी वो कहां पर होगी? या तो ऑर्थो पोजीशन पे होगी या पैरा पे। बोले तो जो हाइड्रोजन निकलेगा वो या तो ऑर्थो पोजीशन का निकलेगा या पैरा पोजीशन का। तो अभी जब अपन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेंगे तो सारी रिएक्शन किस पोजीशन पे करानी है? ऑर्थो या पैरा, ऑर्थो या पैरा। ठीक है, एक और चीज देखो, हेलोजन जो ग्रुप होता है वो जो है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हेलोजन ग्रुप जो होता है वो प्लस आर और माइनस आर के हिसाब से तो प्लस आर का होता है, लेकिन प्लस आई और माइनस आई के हिसाब से वो माइनस आई का होता है। तो ये अगर बॉन्ड पे इसका इफेक्ट देखे, बेंजीन रिंग की तरफ तो इसने इलेक्ट्रॉन दिए हैं, लेकिन बॉन्ड का देखे तो ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचता है। तो इसका मतलब ये यहां पर बेंजीन रिंग पे, पूरी बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा अपनी तरफ खींच लेगा, ये डबल बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन के क्लाउड को। इससे यहां बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या होगी? कम हो जाएगी। इससे कुछ ज्यादा फर्क तो नहीं पड़ेगा, स्टिल ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देगा। लेकिन अगर पूछा जाए कि बेंजीन और हेलोएरिन दोनों में से कौन आसानी से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देता है, तो बेंजीन आसानी से देगा, क्योंकि उसमें ऐसा माइनस आई वाला कोई ग्रुप नहीं लगा हुआ, लेकिन यहां पर माइनस आई का एक ग्रुप लगा हुआ। यही मैंने लास्ट लिखा कि हेलो बेंजीन इज लेस रिएक्टिव देन बेंजीन टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और इट इज ड्यू टू माइनस आई इफेक्ट ऑफ हेलोजन। देखो मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, हेलोजन प्लस आर और माइनस आर में से प्लस आर का होता है, लेकिन प्लस आई और माइनस आई में माइनस आई का होता है, दोनों अपोजिट है। प्लस आर की वजह से ये ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे माइनस चार्ज लाता है, और इसकी वजह से रिएक्शन ऑर्थो और पैरा पे होती है। और माइनस आई की वजह से ये बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को थोड़ा कम कर देता है कंपेरेटिवली बेंजीन के। तो इस वजह से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो बेंजीन की होती है वो आसानी से होती है इसके कंपेयर में। ये सारे छोटे छोटे क्वेश्चन आ सकते हैं। वापस रिपीट कर देता हूं क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं इस टॉपिक के। पहले तो आपको ये पूछ सकता है कि क्लोरोबेंजीन में रिजोनेंस समझाओ। दूसरा कि क्या कारण है कि CCl बॉन्ड या CX बॉन्ड का जो बॉन्ड लेंथ होती है वो कम आती है। या फिर ये पूछ सकते हैं कि वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के टुवर्ड्स में कम रिएक्टिव क्यों है। या फिर ये पूछ सकते हैं कि ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ही क्यों देता है। या फिर ये पूछ सकते हैं कि अपने जो हेलोबेंजीन जो होती है वो बेंजीन के कंपेयर में थोड़ी कम रिएक्टिव क्यों है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के। ठीक है, अब अपन देखते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, एकदम सिंपल सा काम करना है। जो कंपाउंड है, जो इलेक्ट्रोफाइल है, उसको एक बार ऑर्थो पे जोड़ देना, एक बार पैरा पे। देखो ऑर्थो पैरा, ऑर्थो पैरा। अब अपन को बस याद ये रखना है कि वो इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है। तो देखो ये वाली रिएक्शन आपके फिनॉल में भी आएगी, ये वाली रिएक्शन अभी आप बहुत बार करेंगे। तो याद कर लो कि जब भी Cl2 से रिएक्शन होगी तो उसमें इलेक्ट्रोफाइल होगा Cl। कंसेंट्रेट H2SO4 से रिएक्शन होगी तो उसमें जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वो होगा SO3H। HNO3 से रिएक्शन होगी तो इलेक्ट्रोफाइल होगा NO2। ठीक है, और ये अपन अभी आगे दो पढ़ेंगे। अगर RH से रिएक्शन होगी तो इलेक्ट्रोफाइल होगा R, और RCOOH से होगी तो RCO। ठीक है, तो वो अपन एक एक करके सब देख लेंगे, ये बार बार आएगी रिएक्शन है। अब देखो
जो क्लोरीन है इसका पहले भी समझा सकते हैं कि क्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रोफाइल बनाता नहीं है, तो बनाने के लिए लुईस एसिड ले लिया, तो वो Cl2 को किस में कन्वर्ट करता है, Cl प्लस में, ये अपन देख चुके हैं। तो देखो अगर मैं इसकी रिएक्शन किसी भी हेलोजन से कर रहा हूं तो वो हेलोजन या तो इसके क्लोरो पोजीशन पे या इसके पैरा पोजीशन पे, क्लोरो क्या, या तो ऑर्थो पोजीशन पे या पैरा पोजीशन पे लग जाएगा, ठीक है। और अगर इसका नाम देना चाहूं तो क्या नाम होगा, देखो ये तो था क्लोरोबेंजीन और इसके रेस्पेक्ट में ऑर्थो पे भी क्या आ रहा है, क्लोरो आ रहा है, तो इसको ऐसे लिखेंगे ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, और इसको क्या लिखेंगे, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और क्योंकि हेलोजन जुड़ रहा है तो ये रिएक्शन हेलोजिनेशन कहलाती है। क्या कहलाती है, हेलोजिनेशन। दूसरा कंसंट्रेट H2SO4 से कराएंगे तो इसमें SO3H लगेगा, एक बार इस वाली पोजीशन पे और एक बार पैरा पोजीशन पे, ये बना दिया, ठीक है। क्योंकि इसमें SO3H लग रहा है, इसको सल्फोनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, सल्फोनेशन। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, बेंजीन रिंग पे जब SO3H लगता है तो इसे कहते हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड। क्या कहते हैं, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। और उस समय ये मेन कंपाउंड ये माना जाएगा, ठीक है। और ऐसा समझा जाएगा कि क्लोरीन सब्स्टिट्यूट है, तो इसके नाम में देखो ऐसे लिखेंगे, इसका नाम क्या होगा, पहले क्लोरीन भूल जाओ, इस पूरे का नाम क्या है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। और बेंजीन सल्फोनिक एसिड की ऑर्थो पोजीशन पे क्लोरीन लगा हुआ है, इसलिए इसका नाम क्या होगा, ऑर्थो क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इसका पैरा क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अगला HNO3 से कराते हैं। HNO3 की रिएक्शन हमेशा साथ में H2SO4 भी लिया जाता है, वो जो इलेक्ट्रोफाइल बनाने में हेल्प करता है। अब इधर जोड़ना क्या है अपन को, NO2, एक बार ऑर्थो पोजीशन पे एक बार पैरा पोजीशन पे, ये ऑर्थो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, ये पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन होगी एल्काइल हैलाइड और एसिटाइल हैलाइड के साथ में। अगर एल्काइल हैलाइड के साथ कराएंगे तो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन होगी, ये अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। और एसिटाइल हैलाइड की प्रेजेंस में कराएंगे तो फ्रीडल क्राफ्ट एसिटाइलाइजेशन होगी, ठीक है। ये अभी अपन आगे करते हैं, पहले आप ये पूरा नोट कर लीजिए। नेक्स्ट आगे लेते हैं फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो देखो फ्रीडल क्राफ्ट मैं पहले भी बता चुका हूं, दो तरह से होगा, एल्काइलेशन और एसिटाइलेशन। तो जब अपन बेंजीन या बेंजीन से जुड़ा हुआ कोई भी डेरिवेटिव हो, जैसे इसमें क्लोरोबेंजीन है, उसकी रिएक्शन नंबर RX से कराएंगे तो यह RX का जो एल्काइल ग्रुप होगा वो बेंजीन रिंग पे जाके जुड़ जाएगा, ठीक है। अब अगर पहले से कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है जैसा कि इसमें है, तो ये जो ग्रुप है ये ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे जुड़ेगा। ये अपन डिस्कस कर चुके हैं कि ऑर्थो और पैरा पे क्यों जुड़ेगा, क्योंकि एल्काइल ग्रुप जो होगा वो कैसा होगा, इलेक्ट्रोफाइल होगा, और इलेक्ट्रोफाइल होगा तो वो ऑर्थो और पैरा पे जाके जुड़ जाएगा, क्योंकि क्लोरीन कैसा है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। तो यहां पर लग जाएगा या तो एल्काइल ग्रुप या यहां पे लग जाएगा। अगर यहां पे लगेगा तो ऑर्थो क्लोरो एल्काइल बेंजीन, यहां पे लगेगा तो पैरा क्लोरो एल्काइल बेंजीन। अगर यहां पे CH3Cl लू, CH3 क्या होता है, मिथाइल ग्रुप, तो यहां पे भी मिथाइल मिथाइल लगेगा, और बेंजीन पे मिथाइल क्या कहलाता है, टोलुइन। तो उस केस में क्या हो जाएगा, ऑर्थो क्लोरोटोलुइन और पैरा क्लोरोटोलुइन, ठीक है। ये वाली रिएक्शन कहलाती है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। अगर मैं इसकी जगह RCOCl लूं, ठीक है, और ये दोनों रिएक्शन अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, किसकी प्रेजेंस में होंगे, लुईस एसिड की प्रेजेंस में होंगे। अगर RCOCl लूं तो वो का वो होगा, ये वाला पार्ट RCO वाला पार्ट यहां पर आके जुड़ जाएगा, ठीक है, या तो ऑर्थो पे या पैरा पे, ठीक है। अब जो ये Cl है इसमें भी और इसमें भी, वो कहां जाएगा, तो वो Cl ये ग्रुप जिस जगह जुड़ेगा उस जगह पे जो हाइड्रोजन होगा उस हाइड्रोजन के साथ Cl निकल जाएगा, इधर भी उस हाइड्रोजन के साथ Cl निकल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये फ्रीडल क्राफ्ट एसिटाइलेशन है, ये फ्रीडल क्राफ्ट क्या है, एल्काइलेशन। ये बार बार आ सकती है, ठीक है। बेंजीन इसके ऊपर यहां पर कुछ भी हो, यहां पे OH भी होगा तो भी ये ऐसी रिएक्शन फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन ही कहलाएगी, ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं रिएक्शन विथ मेटल। तो अपन ने जब एल्काइल हैलाइड किए थे तो अपन एक वुड्स रिएक्शन की थी। क्या की थी, वुड्स रिएक्शन, जिसमें अपन क्या करते थे, RX की रिएक्शन किससे कराते थे, Na से। और क्या होता था, 2 Na लेते थे, X और X निकल जाता था और R और R जुड़ जाता था। ये थी वुड्स रिएक्शन। यहां पर जो एल्काइल ग्रुप है उसकी जगह अगर मैं बेंजीन रिंग ले लूं, सेम रिएक्शन होगी, 2NX निकल जाएगा, बेंजीन रिंग जुड़ जाएगी, डाइफिनाइल बन जाएगा। ये रिएक्शन कहलाएगी फिटिंग रिएक्शन। क्या कहलाएगी, फिटिंग। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर इधर एल्काइल ग्रुप लूं, इधर भी एल्काइल ग्रुप लूं, तब तो ये रिएक्शन कहलाती है वुड्स रिएक्शन। और अगर मैं बेंजीन रिंग लूं, तब ये कहलाएगी फिटिंग रिएक्शन। अब अगर एक तरफ तो मैं लूं एल्काइल हैलाइड, ठीक है, क्या ले लूं मैं, एक तरफ तो मैं ले लेता हूं अपने एल्काइल हैलाइड RX ले लेता हूं,
और दूसरी तरफ मैं ले लूं बेंजीन रिंग पे हेलोजन, बोले तो एराइल हैलाइड। अगर दोनों एराइल हैलाइड ले रहा हूं तो फिटिंग रिएक्शन, दोनों एल्काइल हैलाइड लूं तो वुड्स रिएक्शन, एक तरफ एल्काइल और एक तरफ एराइल, तो फिर क्या होगा, तो वुड्स फिटिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वुड्स फिटिंग रिएक्शन। ठीक है, सेम रिएक्शन। अगर मान लो अगर क्वेश्चन दे एग्जाम में कि टोलुइन प्रिपेयर करो, तो इस मेथड से अपन टोलुइन बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, एक तरफ अपन एराइल हैलाइड ले लेंगे, दूसरी तरफ अपन CH3X ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, CH3X। तो X ये तो निकल जाएगा, वो CH3 इस पे जाके जुड़ जाएगा, यहाँ पे CH3 जुड़ेगा बेंजीन पे, तो क्या बनेगा, टोलुइन। ठीक है, तो इसके नीचे ये क्वेश्चन लिखकर आप रिएक्शन भी लिख लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे बढ़ते देखो, नेक्स्ट है उल्मान रिएक्शन। उल्मान रिएक्शन में क्या करते हैं, ये आयोडोबेंजीन लेते हैं। क्या लेते हैं, आयोडोबेंजीन। जैसे ये अपन ने फिटिंग रिएक्शन में दोनों तरफ ली थी एल्काइल, यहाँ पे कोई भी एराइल हैलाइड ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ आयोडोबेंजीन ही लेना है। यहाँ बीच में 2Na लिया था, यहाँ Cu ले लेना है। Cu इन दोनों आयोडीन को निकाल लेगा CuI2 के फॉर्म में, और ये दोनों रिंग जुड़ जाएगी डाइफिनाइल। डाइफिनाइल इसमें भी बनता है, डाइफिनाइल इसमें भी बनता है। मैं फिर रिपीट कर देता हूं, यहाँ आयोडोबेंजीन ही लेना है। यहाँ पर कोई भी एराइल हैलाइड ले सकते हैं, बीच में 2Na होना चाहिए। यहाँ पर आयोडोबेंजीन और कॉपर लेना है, तो वो रिएक्शन क्या कहलाएगी, उल्मान रिएक्शन। नेक्स्ट है रिएक्शन विथ मैग्नीशियम। ये भी अपन एल्काइल हैलाइड में कर चुके हैं। अपन ने क्या किया था, RX की रिएक्शन करवाई थी, किसके साथ, Mg के साथ। तो ये तीनों जुड़ जाते हैं और क्या बन जाता है, RMgX, जिसको क्या बोला था, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या बोला था, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। यहाँ पे भी वही है, ये अपन ने एराइल हैलाइड लिया, इसकी मैग्नीशियम से रिएक्शन कराई, तो ये वो अपने बेंजीन रिंग Mg और X बन गया, फिनाइल मैग्नीशियम हैलाइड बन गया। ये भी एक तरह का क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ही है। ठीक है, अब यहां पर X जो है, अगर वो Br और I हो तब तो यहाँ ड्राई ईथर की प्रेजेंस लेनी, लेकिन अगर यहाँ XCl है तो THF की प्रेजेंस लेनी, ये याद रखना आप। ठीक है, नेक्स्ट है रिडक्शन। रिडक्शन का क्या मतलब होता है, किसी चीज पे हाइड्रोजन जोड़ना। तो अगर मैं निकल एल्यूमिनियम एलॉय लूं और साथ में बेस लूं, तो वो बेस और निकल एल्यूमिनियम की प्रेजेंस में हाइड्रोजन जो है क्लोरोबेंजीन से रिएक्ट करके उसको रिडक्शन करेगी। रिडक्शन मतलब हाइड्रोजन रिएक्ट करेगी, तो एक H और एक Cl, HCl बन जाएगा, और दूसरा H इस जगह आके जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, बेंजीन। देखो ये बहुत छोटी सी रिएक्शन है, कहीं कॉर्नर में रह जाती है छुपी हुई, एग्जाम में आ जाती है तो बच्चों को याद ही नहीं आती। तो ऐसे पूछ सकते हैं, क्लोरोबेंजीन से बेंजीन बनाने की रिएक्शन लिखो। ये रिएक्शन कैसे पूछ सकते हैं आपको, ऐसे पूछे क्लोरोबेंजीन से टोलुइन बनाने की रिएक्शन लिखो, क्लोरोबेंजीन से डाइफिनाइल बनाने की रिएक्शन लिखो, क्लोरोबेंजीन से एसिटोफिनॉन ऑर्थोक्लोरो एसिटोफिनॉन बनाने की रिएक्शन लिखो। ऐसे प्रोडक्ट से भी आपको रिएक्शन में पूछी जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट, तो अपन ने कौन कौन सी रिएक्शन अभी तक कर ली, अपन ने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कर ली, रिएक्शन मेटल के साथ कर ली, और रिडक्शन रिएक्शन कर ली। लास्ट टाइप की रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर ये एराइल हैलाइड ना होकर एल्काइल हैलाइड था, तो जब अपन ने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराई थी SN1 और SN2, तो क्या यहां पर नहीं होती। तो अभी अपन ने जब रिजोनेंस की स्टडी की थी, तो अपन ने वहां पर कहा था कि रिजोनेंस की वजह से पार्शियल डबल बॉन्ड आ जाता है CCl के बीच में, CX के बीच में, उसकी वजह से बॉन्ड मुश्किल से टूटता है, और बॉन्ड आसानी से नहीं टूटता है। इसका मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आसानी से नहीं होगा, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता ही नहीं, होगा लेकिन आसानी से नहीं होगा। तो देखो एराइल हैलाइड लेस रिएक्टिव होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के केस में, किसके कंपेयर में, एल्काइल हैलाइड के। क्योंकि एल्काइल हैलाइड का बॉन्ड पोलर होता है, आसानी से टूट जाता है। एराइल हैलाइड में वो रिजोनेंस की वजह से क्या हुआ, CX बॉन्ड डबल बॉन्ड वाला हो गया, और डबल बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल होता है, तो आसानी से X रिमूव नहीं हो रहा। X रिमूव नहीं होगा तो उसकी जगह दूसरा कैसे आएगा। तो ये रिएक्शन देगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, लेकिन उसकी रिएक्टिविटी एल्काइल हैलाइड के कंपेयर में कम होगी। कारण क्या है, इट इज ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड इन CX बॉन्ड विच इज प्रेजेंट ड्यू टू रिजोनेंस। सो CX बॉन्ड इन ARX नॉट इजीली ब्रोकन, मतलब एराइल हैलाइड का जो CX बॉन्ड है आसानी से नहीं टूटेगा। और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होगी वो फिर अगर होगी तो स्पेशल कंडीशन में होगी, एक्सट्रीम कंडीशन में होगी, कुछ स्पेशल करना पड़ेगा, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर ऐसा कुछ लेकर रिएक्शन करवानी पड़ेगी। ठीक है, तो ये आप नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं और कुछ रिएक्शन लेते हैं जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के एग्जांपल है, किसमें, एराइल हैलाइड में। देखो ये सारी रिएक्शन जो है, देखो ये 475 केल्विन हाई प्रेशर,
ये 475 केल्विन, ये 625 केल्विन हाई प्रेशर। इसका मतलब ये रिएक्शन आसानी से नहीं हो रही, आपको एक्सट्रीम कंडीशन लेनी पड़ रही है, हाई टेम्परेचर लेना पड़ रहा है, हाई प्रेशर लेना पड़ रहा है, तब ये रिएक्शन हो रही है। और ये क्या डिनोट कर रही है कि एराइल हैलाइड आसानी से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं देता। तो अब देखते हैं, क्लोरोबेंजीन है, इसकी रिएक्शन अपन अमोनिया और क्यूप्रस ऑक्साइड के साथ करवाते हैं। ये अपना क्या हो गया, क्यूप्रस ऑक्साइड है, और इसकी और अमोनिया के साथ में अपन ने क्लोरोबेंजीन की क्या करा दी, रिएक्शन करा दी। अब ध्यान से देखो क्या क्या होगा। ये जो अमोनिया का, देखो अपन अमोनिया में यहाँ कितने हाइड्रोजन है, एक अमोनिया में 3 हाइड्रोजन, तो एक अमोनिया से 1 हाइड्रोजन, तो 2 अमोनिया से कितने हाइड्रोजन निकल जाएंगे, 2 हाइड्रोजन। वो 2 हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन, ये तो बना लेंगे H2O। पीछे यहाँ क्या बचा, हर अमोनिया में से 1 हाइड्रोजन निकला, तो पीछे क्या बचेगा, NH2, वो NH2 यहां आ जाएगा। अब ये Cl कहां चला जाएगा, ये Cl इस Cu के साथ चला जाएगा। 2 मॉलिक्यूल लिए तो Cu2 Cl2। कहने का मतलब है क्लोरोबेंजीन अमोनिया और इसके साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, एनिलीन। अब देखो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, आपको एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं कि क्लोरोबेंजीन की अमोनिया और क्यूप्रस ऑक्साइड के साथ रिएक्शन लिखो। ऐसे भी पूछ सकते हैं कि क्लोरोबेंजीन से एनिलीन बनाओ, तो ये अगर मैं यहां पे CuCN लूं तो ये CN जो है Cl को हटा देगा और Cl की जगह खुद आ जाएगा। तो Cn हटा रहा है, Cn कैसा होता है, Cn माइनस, इसका मतलब न्यूक्लियोफाइल, माइनस वाले न्यूक्लियोफाइल होते हैं, न्यूक्लियोफाइल वाला रिप्लेस कर रहा है, इसलिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और ये Cl इसकी जगह आ जाएगा, Cu2 Cl2 बन जाएगा। क्या बन गया, साइनोबेंजीन। अगर मैं NaOH के साथ रिएक्शन करूं तो Na जो है वो Cl के साथ रिएक्शन कर लेगा, लेकिन उससे पहले OH जो है वो Cl को इसकी जगह से हटाएगा, Cl बाहर आएगा और फिर Na के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, NaCl। क्योंकि OH ने Cl को हटाया इसलिए ये भी क्या है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और OH पे कैसा चार्ज होता है, माइनस का चार्ज, इसका मतलब ये भी कैसी है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब मेरी बात ध्यान सुनना, ये रिएक्शन मुश्किल से क्यों हो रही है और वहां एल्काइल हैलाइड में आसानी से क्यों हो रही थी। तो एल्काइल हैलाइड के केस में CX बॉन्ड जो था वो पोलर था, इस पे पॉजिटिव चार्ज था और इस पे कैसा, नेगेटिव चार्ज। जबकि यहाँ CX बॉन्ड कैसा हो रहा है, डबल बॉन्ड वाला हो रहा है, पार्शियल, इसकी वजह से मुश्किल हो रहा है। अगर मैं कुछ ऐसा ग्रुप लगाऊं इन वाले कंपाउंड पे जो इस C के ऊपर पॉजिटिव चार्ज लेकर आए, बोले तो इस बॉन्ड को पोलर बना दे, तो ये रिएक्शन आसानी से हो सकती है। और ऐसा हो सकता है कि अगर बेंजीन रिंग पे पहले से ही कैसे ग्रुप जुड़े वो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, कौन कौन से होते हैं ऐसे, NO2, SO3H, CN, COH, अगर ये जुड़े हुए हैं तो ये क्या करेंगे, जो ये CX बॉन्ड का जो कार्बन है इसके ऊपर प्लस चार्ज लेकर आएंगे। क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचते हैं, तो खुद पे माइनस आता है, सामने वाले पे कैसा आएगा, प्लस। तो C पे जैसे ही प्लस चार्ज आएगा तो ये बॉन्ड तोड़ना क्या हो जाएगा, आसानी से, क्योंकि फिर C प्लस का बन जाएगा और X माइनस निकल जाएगा। तो अगर इन वाले कंपाउंड में बेंजीन रिंग पे पहले से ये ग्रुप जुड़े हुए हैं तो ये रिएक्शन माइल्ड कंडीशन में भी हो सकती है, बोले तो इतनी एक्सट्रीम कंडीशन लेने की जरूरत नहीं है। इसको एक एग्जांपल से समझते, देखो ये अपने क्लोरोबेंजीन था, NaOH के साथ रिएक्शन कराई, फिनॉल बना, और ये रिएक्शन हो रही है 625 केल्विन और हाई प्रेशर पे। इसका मतलब ये वाला बॉन्ड आसानी से नहीं टूट रहा। लेकिन अगर मैं ऑर्थो पोजीशन पे NO2 ग्रुप लूं, NO2 ग्रुप क्या करता है, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता है, तो वो इस कार्बन पे कैसा चार्ज लेकर आएगा, प्लस का चार्ज। प्लस चार्ज आते ही ये पोलर हो गया, टूटना आसान होगा। सेम रिएक्शन, प्रोडक्ट वही बन रहा है, अभी भी Cl की जगह OH ही आ रहा है, लेकिन अब की रिएक्शन देखो 400 केल्विन पे ही हो गई, प्रेशर की भी लेने की जरूरत नहीं पड़ी। अगर मैं ऑर्थो के साथ पैरा पे भी NO2 लगा दूं तो रिएक्शन और आसानी से होगी, 370 केल्विन पे ही हो गई। अगर मैं वो बाकी जो सारी ऑर्थो पैरा पोजीशन पे NO2 लगा दूं तो अब रिएक्शन सिर्फ 300 केल्विन, 300 केल्विन का मतलब 27 डिग्री सेंटीग्रेड, जो रूम टेम्परेचर पे ही मिल जाता है, उस पे भी रिएक्शन हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये अपने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गई। अब जो अगली चीज है वो अच्छे से सुनना, एग्जाम में पूछते हैं कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए इन तीनों को अरेंज करो कि कौन सबसे आसानी से रिएक्शन देगा, कौन सबसे मुश्किल से और क्यों। तो देखो एराइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड और ये है बेंजाइल हैलाइड, इन तीनों में सबसे कम रिएक्टिविटी होगी एराइल हैलाइड की। क्यों, रिजोनेंस की वजह से CX बॉन्ड था उसमें डबल बॉन्ड आ गया, डबल बॉन्ड की वजह से, पार्शियल डबल बॉन्ड की वजह से बॉन्ड टूटना मुश्किल हो रहा था, इसलिए ये कम रिएक्टिव हो गया। इधर कुछ नहीं है, इसमें टूट रहा है, इसलिए ये ज्यादा रिएक्टिव है इसके कंपेयर में। लेकिन बेंजाइल हैलाइड के केस में देखो, यहां पे भी इसके जैसे जैसे ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, लेकिन बॉन्ड टूटने के बाद जैसे ये बॉन्ड टूटा तो X माइनस निकला, पीछे क्या बचेगा, देखो
पीछे जो बचेगा वो होगा CH2 प्लस, और ये CH2 प्लस कहलाता है बेंजाइल कार्बोनियम आयन, और ये जो है वो रिजोनेंस शो करता है, और जो चीज रिजोनेंस शो करती है वो स्टेबल हो जाती है। इसका मतलब ये वाला कैटायन स्टेबल है, और ये कैटायन स्टेबल होने का क्या मतलब है, बेंजाइल हैलाइड इसमें कन्वर्ट होना चाहता है, और इसमें कन्वर्ट होने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, X निकालना पड़ेगा, और जब X निकलेगा तो उसकी जगह कोई और आ जाएगा। बोले तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सबसे आसानी से कौन देगा, बेंजाइल हैलाइड। क्यों, क्योंकि उसका जो इंटरमीडिएट है वो क्या बना रहा है, रिजोनेटिक स्ट्रक्चर शो कर रहा है, रिजोनेंस शो कर रहा है, रिजोनेंस की वजह से वो ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, यहाँ ऐसा कोई रिजोनेंस नहीं, इसलिए इसके कंपेयर में कम स्टेबल होता है। और ये वाला तो बॉन्ड तोड़ने ही नहीं दे रहा। क्यों नहीं तोड़ने दे रहा, क्योंकि रिजोनेंस की वजह से यहाँ पर उल्टा इफेक्ट हो रहा है, या CX बॉन्ड पार्शियल डबल बॉन्ड हो रहा है। इसका डिस्क्रिप्शन आपके आगे की स्लाइड में, वहां से नोट कर ले, और वहां पर इसमें रिजोनेंस भी शो कर रखे हैं। तो वहां का जो क्वेश्चन है वो दो तरीके से आ सकता है। आपको ऐसे पूछ सकते हैं एग्जाम में कि बेंजाइल कार्ब कैटायन में रिजोनेंस समझाओ, तो भी वो रिजोनेंट स्ट्रक्चर बनाने, और अगर ऐसे पूछ ले कि ये सबसे आसानी से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों देता है, तो अभी आगे की स्लाइड में जो डायग्राम है वो आपको बनाना है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये आप नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अपने फ्रीऑन। तो देखो फ्रीऑन क्या होता है, पॉलीक्लोरोफ्लोरो एल्केन को क्या कहते हैं, फ्रीऑन। इसका मतलब एल्केन जो होता है उसमें कार्बन और सिर्फ हाइड्रोजन होते हैं, उन हाइड्रोजन को रिप्लेस करके मैं क्लोरीन और फ्लोरीन दोनों ग्रुप होने जरूरी है। ऐसा डेरिवेटिव बनाओ जिसमें क्लोरीन भी हो, फ्लोरीन भी हो और कार्बन भी हो, हाइड्रोजन है या नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे कंपाउंड को क्या कहेंगे, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, या उसी को अपन क्या कहते हैं, फ्रीऑन कहते हैं। ठीक है, इसकी सिंथेसिस रिएक्शन देखते हैं। जैसे CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये रिएक्शन आ रखी है, कार्बन टेट्राक्लोराइड में करवाई थी, इसकी रिएक्शन HF से करवाते हैं SbCl5 की प्रेजेंस में। तो देखो एक हाइड्रोजन और Cl HCl बना देगा, और उस एक Cl, यहाँ 4 Cl थे ना, तो एक कम हो गया तो 3 हो गए, उसकी जगह एक फ्लोरीन आ जाएगा CCl3F, और ये बन गया देखो कार्बन भी है, क्लोरीन भी है, फ्लोरीन भी है। ठीक है, तो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। इस फ्रीऑन का नाम क्या है, फ्रीऑन 11। अब ये नाम कैसा है अभी अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, इस कंपाउंड में हाइड्रोजन है नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन क्लोरीन होना चाहिए, फ्लोरीन होना चाहिए और कार्बन होना चाहिए। ऐसे कंपाउंड को क्या कहेंगे, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये एक और रिएक्शन, अगर यही चीज लूं और इसकी रिएक्शन में HF से करवा दूं, और एक हाइड्रोजन और एक Cl रिप्लेस हो जाएगा, तो या 3 की जगह कितने Cl हो जाएंगे, 2, और एक फ्लोरीन और जुड़ जाएगा F2, ये फ्रीऑन 12। अब क्वेश्चन उठता है कि इनका नोमेनक्लेचर कर कैसे रहे। तो ये आपने 10th में करा होगा अगर आपको याद है तो। नाम दिया जाता है फ्रीऑन लिख दो, उसकी जगह XYZ लिखो आगे। XYZ बेसिकली 3 नंबर है, और वो नंबर कैसे निकाले जाएंगे, ध्यान से अच्छे से सुनना। X की जगह निकाला जाता है उस कंपाउंड में नंबर ऑफ कार्बन के नंबर काउंट कर लो, उसमें से एक माइनस कर लो, जो नंबर आए वो X की जगह लिखना है। ठीक है, Y की जगह क्या करना है, उस कंपाउंड में हाइड्रोजन काउंट करना है और उसमें एक ऐड कर देना है, वो Y की जगह लिखना है। और Z की जगह क्या लिखना है, नंबर ऑफ फ्लोरीन, कितने फ्लोरीन है। जैसे कि मान लो मुझे इसका नाम लिखना है, तो इसमें देखो कार्बन कितना है, एक कार्बन था, तो एक में से एक माइनस कर दिया तो 0, तो X की जगह कितना आ गया, 0। हाइड्रोजन इसमें दिख रहा है क्या, इसमें हाइड्रोजन है ही नहीं, तो हाइड्रोजन कितना है, 0, लेकिन उसमें एक ऐड करना था, तो 0 + 1 कितना हो जाएगा, 1, तो Y की वैल्यू कितनी हो गई, 1। और Z क्या था, नंबर ऑफ फ्लोरीन, कितना फ्लोरीन दिख रहा है, एक फ्लोरीन दिख रहा है, तो 1, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, फ्रीऑन 011 या फ्रीऑन 11 भी लिख सकते हैं, जैसे इसका देते हैं। इसमें कार्बन कितने हैं, 2, तो X कैसे निकालते हैं, कार्बन में से एक माइनस करते हैं, 2 कार्बन थे तो 2 - 1 कितना आ गया, 1। हाइड्रोजन इसमें है नहीं, तो 0 + 1 ये 1। और Z की जगह क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ फ्लोरीन कितने दिख रहे हैं, 2, तो 2, तो फ्रीऑन क्या हो जाएगा, 112, क्या हो जाएगा, फ्रीऑन 112। कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी। तो फ्रीऑन जो होती है वो कलरलेस होती है, ऑर्डरलेस होती है, इनर्ट होती है, स्टेबल होती है, वॉलेटाइल लिक्विड है, और ये सारी प्रॉपर्टी की वजह से फ्रीऑन जो है एक अच्छा कूलेंट हो सकता है।
मतलब अपन रेफ्रिजरेटर वगैरह में फ्रीऑन को क्यों यूज करते हैं, एक तो वो कूलिंग इफेक्ट देगी, वॉलेटाइल होने की वजह से आसानी से कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी, साथ में वो कलरलेस है तो अपन को फ्रीज में कोई कलर नहीं दिखता, वो अपनी तरफ से कोई ऑर्डर नहीं देती, और साथ ही वो स्टेबल भी है और वो किसी से रिएक्ट भी नहीं कर रही, तो अपने फूड सब्सटेंस से रिएक्ट नहीं करती। यही वजह है रेफ्रिजरेटर एसी में इसको क्या किस तरीके से यूज किया जाता है, कूलेंट की तरह यूज किया जाता है। इसी के साथ अपन यूजेस देख लेते हैं। एक तो इनर्ट सॉल्वेंट की तरह यूज कर सकते हैं इसको, एरोसोल प्रोपेलेंट के फॉर्म में यूज कर सकते हैं इसको, और एसी और रेफ्रिजरेटर में कूलेंट के फॉर्म में यूज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, एनवायरमेंट पे क्या इफेक्ट होता है, ये भी आपने बचपन में पढ़ रखा होगा। फ्रीऑन जो होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है, वो ओजोन के सख्त दुश्मन है, मतलब भयंकर तरीके से ओजोन को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। यही वजह है कि एक प्रोटोकॉल जारी किया गया है कि भाई अब इसको फ्रीऑन को अपन कम से कम क्या करेंगे, यूटिलाइज करेंगे। तो क्या इफेक्ट होता है फ्रीऑन का, देखते हैं। तो देखो फ्रीऑन अपन क्यों यूज करते हैं, फ्रीऑन इनर्ट है, किसी से रिएक्ट नहीं करती, थर्मली स्टेबल है, तो ये अच्छी चीज की वजह से फ्रीऑन को यूज कर रहे थे। अब यही चीज प्रॉब्लम देती है, जब फ्रीऑन लीक होती है, कहीं से निकलती है, तो धीरे धीरे ऊपर उठती है। तो सबसे पहला अपने जो चारों तरफ लेयर है वो कौन सी है, ट्रोफोस्फेयर, उसमें ये किसी चीज से ना तो डिग्रेड होती है ना रिएक्ट करती है और अगले लेयर में पहुंच जाती है। अगला लेयर कौन सा होता है, स्ट्रेटोस्फेयर, और स्ट्रेटोस्फेयर से ठीक ऊपर क्या होता है, ओजोन की लेयर होती है। तो फिर ये ओजोन की लेयर तक चली जाती है और ओजोन वाली लेयर में यूवी रेडिएशन गिरती है। यूवी रेडिएशन इतनी ज्यादा एनर्जेटिक होती है कि वहां पर इसको रिएक्शन देनी ही पड़ेगी। तो वहां पर ये जैसे मान लो मैंने CFCl3 लिया, ये अपने फ्रीऑन 11 लिया, तो ये जो होता है वहां पर होमोलाइटिक क्लीवेज होता है और Cl फ्री रेडिकल और CFCl2 फ्री रेडिकल बना लेता है। अब इसको अपन भूल जाते हैं, इसको अपन कोई मतलब नहीं, ये Cl फ्री रेडिकल को पकड़ते हैं। ये Cl फ्री रेडिकल जो है वो ओजोन से रिएक्ट करता है और उस ओजोन से ClO फ्री रेडिकल और O2 बना लेता है। अब ये ClO फ्री रेडिकल जो बना है वो और ओजोन से रिएक्ट करता है और O3 और यहां पर एक O, टोटल कितने, 4 ऑक्सीजन हो गए, 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल बना दिया और साथ में क्या निकल गया, Cl फ्री रेडिकल। और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इसका मतलब ये Cl फ्री रेडिकल फिर ओजोन के साथ रिएक्शन करेगा और फिर 2 स्टेप के बाद में 2 मॉलिक्यूल ओजोन के खराब भी कर देगा और फिर जनरेट हो जाएगा, फिर वो ओजोन से रिएक्ट करेगा, फिर 2 मॉलिक्यूल ओजोन के खराब करेगा और फिर वापस जनरेट हो जाएगा। इसका मतलब एक सिंगल क्लोरीन का मॉलिक्यूल बार बार ओजोन से रिएक्ट कर करके बहुत सारी ओजोन को खराब कर सकता है। ऐसा माना जाता है कि करीब एक क्लोरीन फ्री रेडिकल जो है करीब 1 लाख ओजोन मॉलिक्यूल को क्या करता है, डिग्रेड कर देता है। इसका मतलब ओजोन लेयर में से ओजोन की अमाउंट कम होने लगेगी और कम होने लगेगी तो वहां पर मैं कहूंगा कि एक क्या बन गया, होल बन गया, तो उसे ओजोन होल कह सकते हैं। अगर थिकनेस में कमी आती है तो इसे ओजोन डिप्लेशन कह सकते हैं। क्या नुकसान हुआ इससे, तो नुकसान ये है कि ओजोन जो होती है वो यूवी रेडिएशन से बचाती है। तो अगर उसमें ऐसे डिप्लेशन हो जाएगा, होल हो जाएगा, तो ऊपर से यूवी रेडिएशन कहाँ आने लगेगी, नीचे आने लगेगी और फिर वो यूवी रेडिएशन बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट करेगी, जैसे कि स्किन कैंसर करवा सकती है, प्लांट्स डैमेज हो सकते हैं, आंख से रिलेटेड डिजीज हो सकती है, इम्यूनिटी कम हो सकती है, प्लैंकटॉन्स जो होते हैं उनको क्या कर सकती है, मार सकती है। आपके बायो वाले टीचर से आप पूछ सकते हैं प्लैंकटॉन्स क्या होते हैं, मैं बता देता हूं। प्लैंकटॉन्स क्या होते हैं, बेसिकली ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो एक्वेटिक होते हैं और मूव नहीं करते। 2 तरह के होते हैं, जू प्लैंकटन और फाइटो प्लैंकटन। कुछ एनिमल्स होते हैं, कुछ प्लांट जैसे बिहेव करते हैं, ठीक है, आप बायो में और डिटेल में पढ़ेंगे, उनको भी मार सकती है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर ओजोन डिप्लेट होगी तो फिर क्या होंगे, हार्मफुल इफेक्ट होंगे। तो अब इसको रोकने के लिए क्या किया गया, तो रोकने के लिए जो किया गया वो आगे के पैराग्राफ से आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट लेते हैं आगे। नेक्स्ट अपना टॉपिक है डीडीटी। तो देखो डीडीटी क्या है, डीडीटी बेसिकली फुल फॉर्म देखते हैं, डाई क्लोरो, डी से डाई क्लोरो, डी से डाई फिनाइल और टी से ट्राई क्लोरो इथेन, ठीक है, बनाते हैं इसको अपन। इसको एराइल हैलाइड से बना सकते हैं। ये क्लोरोबेंजीन का मॉलिक्यूल है, ये भी क्लोरोबेंजीन का मॉलिक्यूल है और ये क्लोरल है। क्लोरल बनाया था अपन ने, आपको याद हो हेलोफॉर्म रिएक्शन में बना था CCl3CHO। तो वो CCl3CHO का ऑक्सीजन और ये क्लोरोबेंजीन का हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन H2O के फॉर्म में निकल जाएगा और पीछे देखो ये वाली चीज, इसकी 2 वैलेंसी खाली हो गई और ये वाली चीज, ये दोनों इससे जुड़ जाएगी। अब इसके नाम को रीड करते, देखो इसके नाम से आप फॉर्मूला वापस बना सकते हो। देखो पहले क्या दे रखा है, डाई क्लोरो, तो 2 क्लोरीन लेना है,
फिर है डाई फिनाइल, तो 2 फिनाइल रिंग बनानी है, ये अपन ने 2 फिनाइल रिंग बना ली, बोले तो बेंजीन रिंग बना दी, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, ट्राई क्लोरो, 3 क्लोरीन लेना है और इथेन बनाना है। इथेन बोले तो अपन को क्या करना है, 2 कार्बन लगाने, और ट्राई क्लोरो है तो उस कार्बन पे कितने 3 Cl लगा देने, इस पे 1 हाइड्रोजन लग जाएगा। ये डीडीटी का क्या हो जाएगा, फॉर्मूला। और ये रिएक्शन जो है कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में करवाई जाती है। एक चीज मैं अभी क्लियर कर देता हूं, अच्छे से याद कर लेना, कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस अगर ली जाए तो वो अक्सर क्या करता है, मतलब वाटर का एक मॉलिक्यूल निकलवा देता है, डिहाइड्रेशन करवाता है। तो यहां पे भी कंसंट्रेट H2SO4 की वजह से ये H2O का मॉलिक्यूल निकल रहा है। अगर आगे भी कभी कोई रिएक्शन में ऊपर कंसंट्रेट H2SO4 लिखा हुआ है तो पॉसिबली वहां पे भी क्या होगा, डिहाइड्रेशन होगा, ठीक है। डीडीटी का यूज करते हैं, आपको शायद पता होगा, आम जिंदगी में टीडी पाउडर के नाम से जानते हैं इसको। अपन इंसेक्टिसाइड के फॉर्म में यूज कर सकते हैं, कीड़े मकोड़े मारने के लिए खेतों वगैरह में यूज कर सकते हैं, फार्म्स में यूज कर सकते हैं, घरों में भी यूज करते हैं, हालांकि बहुत ही पॉइजनस सब्सटेंस है, ठीक है। नेक्स्ट है BHC। BHC क्या होता है, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड, और ये चूहे मारने की जो दवाई आती है उसमें यूज किया जा सकता है। ये भी इंसेक्टिसाइड की तरह यूज किया जा सकता है, ये भी बड़े आसानी से बनाया जा सकता है। ध्यान से सुनना, बेंजीन लेना है और 3Cl2 से रिएक्शन करवा देनी। वैसे मैंने बोला था कि बेंजीन ऐसी कोई रिएक्शन नहीं देता जिससे उसके डबल बॉन्ड चले जाए, लेकिन अगर यूवी लाइट जैसी रेडिएशन गिराई जाए तो ये रिएक्शन हो जाएगी। और बेंजीन के जितने भी डबल बॉन्ड है, हर डबल बॉन्ड पे एक एक क्लोरीन लग जाएगा। तो देखो, इस डबल बॉन्ड पे 1 क्लोरीन इधर, 1 क्लोरीन इधर, इस डबल बॉन्ड पे 1 क्लोरीन इधर, 1 क्लोरीन इधर, इस डबल बॉन्ड पे 1 क्लोरीन इधर, 1 क्लोरीन इधर। बोले तो कितने क्लोरीन लग गए, 6। और ये 6 क्लोरीन कहां पे लगे, बेंजीन पे लगे, इसलिए इसे कह देते हैं बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। हालांकि इस रिंग को बेंजीन नहीं कहना चाहिए क्योंकि ये बेंजीन रिंग नहीं है, लेकिन फिर भी इसका ये कॉमन नेम है, क्या, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। इसका IUPAC नेम क्या होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो यहां से अगर स्टार्ट करूं तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, कितने क्लोरीन है, 6 क्लोरीन है। तो हेक्सा साइक्लिक रिंग है, इसलिए साइक्लो और हेक्सेन। तो क्या है, 1 2 3 4 5 हेक्सा क्लोरो साइक्लो हेक्सेन। इसको कमर्शियल किस नाम से बेचा जाता है, तो गैमाक्सीन के फॉर्म में, लिंडेन 666 इस नाम से इनको मार्केट में बेचा जाता है। इसके बहुत सारे आइसोमर होते हैं, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, एप्सिलॉन, नीटा और थीटा, लेकिन इसका सबसे जो इफेक्टिव, जो वो क्या कहते हैं अपना फॉर्म है, वो कौन सा है, गामा। गामा जो होता है मोस्ट रिएक्टिव होता है, और इसको अपन जनरली यूज करते हैं इंसेक्टिसाइड और एग्रीकल्चर सेक्टर में, ठीक है। अब इन डीडीटी और BHC के एनवायरमेंटल इफेक्ट क्या है वो आप आगे की स्लाइड से नोट कर सकते हो, मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूं क्या है वो। बेसिकली ये जो चीजें होती है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होती है, तो पॉल्यूशन क्रिएट कर सकती है, सॉइल में अमाउंट बढ़ सकती है। अगर ये फूड चेन में एंटर कर जाए तो आगे जैसे जैसे सक्सेसिव बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इसकी अमाउंट बढ़ती जाएगी। इसको कहते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। इसको मैं अच्छे से समझाता हूं, सुनना आप। जैसे मान लो कोई प्रोड्यूसर है, वो अपना न्यूट्रिशन जब सॉइल से ऑब्टेन करता है तो उसमें डीडीटी वगैरह चले गए, ठीक है, सॉइल के साथ ये भी चले गए। फिर उस प्रोड्यूसर को जो कंज्यूम करेगा उसमें भी डीडीटी चला जाएगा, क्योंकि ये बायोडिग्रेडेबल है तो इनकी अमाउंट कम होगी नहीं। हालांकि प्रोड्यूसर में जब ये गया तो थोड़ी अमाउंट में गया था, तो उसमें कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं गए, लेकिन जब वो प्राइमरी कंज्यूमर में जाएंगे तो पहले के कंपेयर में थोड़ी ज्यादा अमाउंट होगी। प्राइमरी को जो कंज्यूम करेगा सेकेंडरी कंज्यूमर उसमें और ज्यादा होगी, टर्सरी कंज्यूमर में और ज्यादा होगी, और एक सर्टेन फूड चेन के जो लास्ट लेवल होगा वहां पर ये इतनी अमाउंट में इकट्ठा हो जाएगा कि हार्मफुल इफेक्ट क्या करने लगता है, प्रोड्यूस करने लगता है। तो इसके कुछ एनवायरमेंटल इफेक्ट भी है, साइड इफेक्ट भी है, जो आगे की स्लाइड में दे रखे हैं, आप वहां से नोट कर लेना। इसी के साथ अपना ये चैप्टर नंबर 10 कंप्लीट होता है। इस चैप्टर पे आप खूब अच्छे से मेहनत करें, रोज थोड़ी थोड़ी रिएक्शन करके लर्न करें। रिएक्शन को दोनों तरीके से लर्न करें कि कौन किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, इस हिसाब से भी लर्न करें। प्रोडक्ट, ये वाला प्रोडक्ट बनाने के लिए क्या क्या रिएक्टेंट होने चाहिए, इस तरीके से भी याद करें। अगर कुछ रिएक्शन की मैकेनिज्म दे रखी है तो उन मैकेनिज्म को भी अच्छे से समझें। उम्मीद करूंगा कि आप इस चैप्टर पे बहुत अच्छे से हार्डवर्क करोगे। तो मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक खूब सारा हार्डवर्क कीजिए, खूब खुश रहिए, खूब मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।